नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 2 अक्टूबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए। पीटर क्रोपोटकिन का कोट है, ह्यूमन एज ए स्पीसीज हैज सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन, हैड इट बीन कंपटीशन वी वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। देखो, इंसान अभी तक सर्वाइव कर पाया है क्योंकि इंसान ने आपस में कोऑपरेट करना सीख लिया था। हम देखो एग्रीकल्चर कर पाए। एग्रीकल्चर एक पर्सन के बस की बात तो थी नहीं, मिल के एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। पास्ट में हमने देखा बड़े बड़े मोनूमेंट्स इवन एंशियंट ईरा में बनाए गए, हजारों लोगों ने साथ मिल के काम किया तभी वो पॉसिबल हो पाया। तो इंसान की फितरत है कोऑपरेशन, तभी इंसान दुनिया को जीत पाया है। जितने लेवल पे इंसान आपस में कोऑपरेट कर पाता है उतने लेवल पे जानवर कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स बेशक होते हैं जानवरों के, जैसे शेर है, लायन है, वो भी प्राइड में रहता है, बट ये ग्रुप देखो बहुत छोटे होते हैं। देखो, डार्विन का एक कंसेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा और जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा या फिर पिछड़ जाएगा, जो भी है। लेकिन इसके विपरीत क्रोपोटकिन ये बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द कोऑपरेटिव पर्सन, मतलब जो कोऑपरेट करेगा वो सर्वाइव करेगा। आंसर देखो इसका ये है, एक तरफ कोऑपरेशन भी जरूरी है, दूसरी तरफ हेल्दी कंपटीशन भी जरूरी है। दोनों जरूरी हैं। इंसान ने बहुत एडवांसमेंट की कोल्ड वार के दौरान मून पे इंसान ने कदम रखा। अगर देखो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में उस समय कंपटीशन ना चल रहा होता तो शायद इतनी एडवांसमेंट ना आती। तो बात यह है, प्रोग्रेस के लिए दोनों चीजें जरूरी है। एक तरफ कोऑपरेशन भी जरूरी है और दूसरी तरफ हेल्दी जो कंपटीशन है वो भी जरूरी है। आज की डेट देखो 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर सामने आते ही गांधी जी की जयंती और शास्त्री जी की जयंती का याद आती है। दोनों के लिए शुभकामनाएं। आज शास्त्री जी से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और गांधी जी से संबंधित आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कल परसों। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी की सिलेक्शन प्रोसेस में कमियों के बारे में, द हिंदू में आर्टिकल है। उसके बाद फिर वक्फ बिल 2024 से संबंधित आर्टिकल है। देखो, इस आर्टिकल में ना सिर्फ क्रिटिसिज्म किया गया है, तो वही पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और वक्फ बिल से संबंधित 7 अगस्त को हमने एक बड़ा आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें सरकार ये बिल क्यों लेके आई उससे संबंधित पॉइंट्स भी थे। बट आज इस आर्टिकल के 10 पॉइंट है क्रिटिसिज्म वाले, उनको हम डिस्कस करेंगे, पक्ष में नहीं डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कौन सा, शास्त्री जी से संबंधित। और फिर चौथे नंबर पे सोशल इन्फ्लुएंस एथिक्स का एक टॉपिक हम निपटा देंगे। और देखो, डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले, कल तो यार आपने ना डिवाइडेड व्यू दे दिए बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उसी टाइम डिस्कस करें, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अगले दिन डिस्कस करें। बट इसका सॉल्यूशन मैंने फाइंड आउट कर लिया है। इसका सॉल्यूशन देखो, हम पता क्या इंप्लीमेंट करेंगे, ये इंप्लीमेंट करेंगे। आज फॉर एग्जाम्पल पूरी डिस्कशन कंप्लीट हो गई ना, तो हर एक आर्टिकल के बाद चीज़ों को समराइज करने के बजाय पूरे जितने भी आर्टिकल्स हमने डिस्कस करने थे सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए। उसके बाद लास्ट के 3-4 मिनट में एक साथ जो भी आर्टिकल हमें रिवाइज करने हैं वो हम रिवाइज कर लें। तो इससे क्या होगा, इससे जो लोग ये चाहते हैं आज का आज ही रिवाइज हो तो उनका काम चल गया। फिर जो ये चाहते हैं कि अगले दिन डिस्कस किया जाए, वो देखो पुरानी वीडियो के लास्ट 3-4 मिनट को खोल के रिवाइज कर सकते हैं अगले दिन। फॉर एग्जांपल 2 अक्टूबर के वीडियो की लास्ट में सारे आर्टिकल्स रिवाइज कर लेंगे हम 3-4 मिनट में। तो जो अगले दिन के पक्षधर है ना, वो आज ना रिवाइज करें, वो अगले दिन एक दिन पहले की वीडियो खोल लें और लास्ट का 3-4 मिनट का सुन लें, तो इससे उनका भी काम चल जाएगा। तो देखो, बेस्ट पॉसिबल वे विन विन सिचुएशन दोनों के लिए यही है, और कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है। चलिए खैर, अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ियों से संबंधित है। ये आर्टिकल लिखा है अशोक ठाकुर और मंथा एसएस ने। अशोक ठाकुर देखो फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं और मंथा एसएस ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की चेयरमैन रह चुकी हैं, अब रिटायर्ड हैं। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और इवन एथिक्स से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं। देखो, जब कोई धांधलेबाजी करके फर्जी डिसेबिलिटी या फिर इनकम सर्टिफिकेट बनवा के सिस्टम में आ जाता है ना,
तो ये सिस्टम का तो मजाक है ही, बट उससे भी ज़्यादा अन्याय इसलिए है क्योंकि कोई डिजर्विंग कैंडिडेट सिस्टम में आने से रह गया, उसने मेहनत की लेकिन वो अपना राइटफुल प्लेस नहीं पास का लिस्ट में। अभी हाल ही में क्या हुआ, पूजा खेड़कर का केस सामने आया। इन्होंने 12 बार एग्जाम दिया था, 12 बार, मतलब अपना नाम चेंज करके, कभी फादर का नाम चेंज किया, कभी मदर का नाम चेंज किया, कभी अपना नाम चेंज किया। तो इस प्रकार से धांधलेबाजी करके इन्होंने जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट की लिमिटेशन होती है ना, उस नंबर ऑफ अटेम्प्ट की लिमिटेशन को बाईपास कर दिया। बाद में इन्होंने फर्जी ढंग से डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट बनवाया ताकि कट ऑफ कम हो तो उसे पार किया जा सके। देखो, धांधलेबाजी नीट के एग्जाम में भी सामने आई, बट वो वन टाइम प्रोसेस थी कि हाँ इस बार एग्जाम का रिजल्ट देने में इन्होंने गड़बड़ी कर दी। बट यूपीएससी के रिजल्ट में जो धांधलेबाजी आई, इससे देखो यूपीएससी की रेपुटेशन को काफी ज्यादा धक्का पहुंचा। अभी देखो रूल्स ना बिल्कुल क्लियर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कौन देता है? ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देता है लोकल तहसीलदार। राइटर बोलते हैं देखो, लोकल तहसीलदार के पास में ना तो क्रेडेंशियल होते, ना ही इतनी पावर्स होती कि वो इंफॉर्मेशन जुटा सके कि हाँ सामने वाला सर्टिफिकेट मांगने आया है तो मैं वेरिफिकेशन कर सकूं कि वो इस सर्टिफिकेट के लायक है या फिर नहीं है। नहीं, कोई कैपेबिलिटी, कोई क्रेडेंशियल तहसीलदार के पास में नहीं होते, फिर भी उसको पावर दे रखी है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इशू करने की। अब एक चीज आप और देखिए, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, कोई पर्सन है महेश। अब महेश के फादर पर्सनल इनकम टैक्स कम पे करते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल इनकम टैक्स पे करते हैं सिर्फ 5 लाख पर ईयर, बट महेश के फादर की कंपनीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, ऐसी कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर 100 करोड़ 200 करोड़ है। अब देखो ऐसी सिचुएशन में महेश के फादर ना सारा खर्चा इन्हीं कंपनीज के थ्रू करते हैं। महंगी BMW की कार ले रखी है कंपनी के नाम पे, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स भरते हैं सिर्फ 5 लाख का। अब तहसीलदार के पास तो ऐसी जानकारी है नहीं कि महेश के फादर की कंपनीज हैं इतनी बड़ी बड़ी और कंपनीज में इनकी हिस्सेदारी कितनी है, कोई जानकारी नहीं है तहसीलदार के पास में। वो सिर्फ 5 लाख रुपए इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे, पर्सनल इनकम टैक्स का रिटर्न देखेंगे और सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। समझ रहे हो बात? और इससे भी ज्यादा मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मान लो प्रिया है, प्रिया ने इस साल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया, इस साल उसका क्लियर नहीं हुआ, अगले साल प्रिया ने फिर से एग्जाम दिया उसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की सहायता से, बट अगले साल उनकी इनकम बढ़ गई। चलो आप ये पॉइंट भी छोड़िए, एक और पॉइंट जो बिल्कुल जिस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। प्रिया का मान लीजिए इस साल सिलेक्शन हो गया, आईआरएस बन गई प्रिया पहले, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का उसने यूज किया था। अब 1 साल प्रिया ने काम किया एज ए आईआरएस या 2 साल काम किया, उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं फिर से एग्जाम लेती हूं, मुझे आईएएस चाहिए। तो देखो ऐसी सिचुएशन में भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का इस्तेमाल किया है। मतलब 1 साल 2 साल सर्विस करने के बाद भी कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस का इस्तेमाल किया है। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर राइटर यह बोलते हैं कि एक बात बताओ, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेंटल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है, मेंटल डिसेबिलिटी, दिमागी रूप से कमजोर। तो राइटर बोलते हैं यार एक बात बताओ, विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू एवरी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, लेकिन ये जो सर्विस है जिसमें डेली बेसिस पे आपको अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड का यूज करना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में मेंटली डिसेबिलिटी वाला जो पर्सन है वो कैसे सर्विस कर सकता है? और कुछ कैंडिडेट्स की खबर आई कि उन्होंने फर्जी ढंग से ये सर्टिफिकेट बनवाया मेंटली डिसेबिलिटी वाला और सर्विस में एंटर कर गए और अब पूरे मजे से काम कर रहे हैं। राइटर कहते हैं देखो हमें ना सिस्टम में ऐसे लोगों को आने से रोकना होगा जो धांधलेबाजी करके सिस्टम में आ जाते हैं और सीरियस बिल्कुल नहीं है सर्विस के बारे में, जो सिर्फ और सिर्फ सर्विस के जो फायदे होते हैं, जो पक्ष मिलते हैं, जैसे ड्राइवर वाली गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इन सर्विसेज का फायदा उठाने के लिए, इन चीजों का फायदा उठाने के लिए जो सिस्टम में एंटर कर जाते हैं ना, हमें ऐसे लोगों को रोकना होगा। आमतौर पे सरकार क्या होती है, प्रोएक्टिव नहीं होती। जब बाद में कोई कंप्लेंट दर्ज करवाता है तभी सरकार जागती है, लेकिन इस मामले में तो सरकार अभी भी नहीं जाग रही है।
कोई वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म ही नहीं है। देखो कोई एससी या एसटी कम्युनिटी का मेंबर है या नहीं है, इस चीज को वेरीफाई करना ग्राउंड लेवल पे आसान है, बट इनकम जैसी चीजों को वेरीफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए प्रोएक्टिव अप्रोच की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ना सरकार को रूल्स क्लैरिफाई करने होंगे। अभी रूल्स में ही काफी एम्बिग्विटी है। ग्राउंड लेवल पे तहसीलदार को नहीं पता कि कब वो सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, कब नहीं कर सकता। अलग अलग राज्यों में तहसीलदार अलग अलग पैमाने अपना रहे हैं इनकम का सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। जब देखो इतनी बड़ी चीज हुई थी, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया था, तो सरकार को बहुत ज्यादा डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए थी। इवन ओबीसी क्रीमी लेयर का कुछ लोग इसको बाईपास कर देते हैं, बहुत अमीर होते हैं लेकिन इसको भी बाईपास कर देते हैं। तो इनको रोकने के लिए ना सरकार को डिटेल्ड रूल बनाने चाहिए, और सरकार ये नहीं बना पाती तो एमिनेंट पर्सन की एक कमेटी बना देनी चाहिए। जो वो एमिनेंट पर्सन जो हैं, जैसे ये फॉर्मर सेक्रेटरी हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, ऐसे पर्सन की एक कमेटी बना दी जाए जिनको पता है ग्राउंड लेवल पे चीजें कैसे काम करती हैं, तो वो डिटेल्ड रूल खुद बना के दे दे सरकार को। समझ गए? और देखो टेक्नोलॉजी का ना प्रोएक्टिव यूज किया जाए। आज का जो युग है टेक्नोलॉजी का युग है। अब जैसे इनकम टैक्स वाले हैं, इनके पास में सारी जानकारी होती है इनकम की, ए टू जेड। पैन कार्ड पे ना पूरे साल में कितनी ट्रांजैक्शन हुई, कितनी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इनके पास में सारी की सारी जानकारी होती है। उस डेटा का यूज किया जा सकता है इनकम सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। इसके अलावा राइटर बोलते हैं देखो टेक्नोलॉजी का यूज भी ना अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ना आधार को भी बाईपास करना पॉसिबल है। खबर आई थी 2018 में लोगों ने ना फर्जी बायोमेट्रिक की सहायता से आधार डेटा के साथ खेला कर लिया, और बाद में वो फर्जी ढंग से एलपीजी सब्सिडी वगैरह हासिल कर रहे हैं। मतलब नकली बायोमेट्रिक डेटा अपलोड कर दिया आधार पोर्टल में, और नकली आधार कार्ड बनवा लिए, फिर उसके नाम पे एलपीजी की जो सब्सिडी वगैरह आती है ना, वो ले रहे हैं अपने अकाउंट में। इवन देखो वो डॉक्टर्स या फिर वो ऑफिसर्स जो पैसे लेके सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके मन में ना डर होना चाहिए कि यार हमने सर्टिफिकेट इशू किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके मन में डर ही नहीं होता। अभी उनको लगता है कि यार दे देते हैं, कुछ नहीं होगा। तो डर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करे ऐसे डॉक्टर्स और ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो सीरियस नहीं होते, पैसे लेके सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और उसके बेस पे फिर कोई फर्जी ढंग से सिलेक्शन ले लेता है। बात देखो वही है, धांधलेबाजी से सबसे बड़ा नुकसान होता है डिजर्विंग कैंडिडेट का, जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इन धांधलेबाजियों की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वक्फ बिल 2024 से संबंधित है। देखो वैसे ये इशू हमने 7 अगस्त 2024 की डिस्कशन में शामिल किया था, तो बेस तो आपका बन चुका होगा वहां से। जिन्होंने नहीं देखी डिस्कशन वो देख सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ नए पॉइंट्स हैं तो इस इशू को हम डिस्कस कर लेते हैं। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस बिल पर, तो सरकार ने ना इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रेफर कर दिया। तो अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब वैसे देखो आर्टिकल में थोड़ा गुचमुच ढंग से है, मतलब ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं है, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से हम डिस्कस करते हैं ताकि आंसर राइटिंग में आप यूज कर सको पॉइंट्स को। जब तक देखो चीज़ें आंसर राइटिंग में यूज नहीं करोगे ना, तो नॉलेज कोई काम की नहीं है। वो नॉलेज क्या काम की जिससे आपका एग्जाम ना क्लियर हो। ऐसे तो दुनिया भर की चीज़ें हैं जानने को, बट मेन मकसद है हमारा एग्जाम क्लियर करना। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, वक्फ प्रॉपर्टी कौन सी होती है? देखो वक्फ एक ना इस्लामिक कंसेप्ट है, जिसमें ना प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया जाता है अल्लाह के नाम पे। बाद में जो वक्फ बोर्ड होता है स्टेट लेवल पे, जिनको बोलते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड, ये देखो इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए ना सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाह देती है, स्टेट वक्फ बोर्ड को गाइडेंस देती है, उनको ओवरसाइट करती है, यानी देखरेख करती है कि स्टेट वक्फ बोर्ड क्या ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और देखो जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, ये
ग्राउंड लेवल पे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। और ये जो बॉडीज़ है ना, मतलब स्टेट वक्फ बोर्ड, ये स्टैचूटरी बॉडी है। 1995 के वक्फ एक्ट के तहत इन्हें इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में इस एक्ट को 2013 में अमेंड भी किया गया था। बट अब सरकार ना वक्फ एक्ट को अमेंड करने के लिए फिर से बिल लेके आई है, वक्फ बिल 2024। तो हम देखो पॉइंट्स को इस प्रकार से डिस्कस करेंगे। अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है, मतलब ओरिजिनल प्रोविजन क्या है, और जो सरकार नया बिल लेके आई है उसमें क्या प्रोविजन है, और फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। अब देखो ओरिजिनल प्रोविजन ये है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो एडवाइजरी बॉडी है, उसमें जो 20 के 20 मेंबर्स होंगे ना, वो मुस्लिम होंगे, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी। ये प्रोविजन देखो इसलिए किया गया था क्योंकि जो वक्फ प्रॉपर्टीज है ना, वो रिलीजियस एंडाउमेंट्स हैं। रिलीजियस एंडाउमेंट्स मतलब वो प्रॉपर्टीज जिनको रिलीजियस पर्पजेज के लिए डोनेट कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, महेश ने ना अपनी जमीन डोनेट कर दी मंदिर बनवाने के लिए, तो जो जमीन महेश ने डोनेट की है वो रिलीजियस एंडाउमेंट है। तो ओरिजिनल प्रोविजन ये किया गया था क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज रिलीजन के नाम पे डोनेट की गई हैं मुस्लिम्स के द्वारा, इसलिए उन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने वाली जो काउंसिल है उसमें सारे मुस्लिम्स होने चाहिए। बट नया प्रोविजन ये है वक्फ बिल 2024 में, एटलीस्ट 2 जो सीट्स है ना, वो नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की जाएं, ना सिर्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल में बल्कि स्टेट वक्फ बोर्ड में भी। और पहले ये कंडीशन थी कि सेक्रेटरी को मुस्लिम होना होता था, अब उस कंडीशन को भी हटा दिया गया है। अब इस प्रोविजन का क्रिटिसिज्म हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, देखो वक्फ प्रॉपर्टीज नेचर में रिलीजियस हैं, तो जैसे बाकी रिलीजियस एंडाउमेंट्स है ना, हिंदू टेम्पल्स, सिख गुरुद्वाराज, वहाँ पे अगर वो प्रॉपर्टीज उन्हीं धर्म के लोगों के द्वारा मैनेज की जाती हैं, तो यहाँ पे भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो मुस्लिम्स के द्वारा ही मैनेज की जानी चाहिए, और इन काउंसिल या फिर बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम्स के फंडामेंटल राइट 25, 26 और 29 जो है वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और 25, 26 ये राइट टू रिलीजन से संबंधित है। तो इन राइट्स का वायलेशन है। राइटर ये भी बोलते हैं, आर्टिकल 13 ये बोलता है अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है ना, तो वो कानून नलीफाई हो जाएगा। तो ये बिल जो है ये पास होने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। इसके बाद देखो सेम पॉइंट स्टेट वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप से संबंधित आता है। ओरिजिनल प्रोविजन सेम था कि स्टेट वक्फ बोर्ड, इसमें सारे के सारे मुस्लिम्स होंगे, बट नए प्रोविजन के हिसाब से नया जो बिल अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में है, इसमें स्टेट वक्फ बोर्ड में जो नॉन मुस्लिम्स की मेंबरशिप है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो मैनेजमेंट रोल ले सकेंगे। तो ये गलत है। क्रिटिसिज्म का आधार वही है कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है 25, 26 एंड 29। नेक्स्ट पॉइंट, वक्फ बिल 2024 में ना एक प्रोविजन ये किया गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 वुमेन मेंबर्स होंगी। तो राइटर इसके जवाब में देखो ये बोलते हैं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 ने ना ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी कर रखी है। 2013 में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था उसने ऑलरेडी ये बोल रखा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 वुमेन मेंबर्स होंगी, एटलीस्ट 2 वुमेन मेंबर्स। ये चीज़ गैजेट में नोटिफाई भी हो गई थी, तो फिर दोबारा इस चीज़ को वक्फ बिल में लाने का क्या मतलब बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वक्फ ट्रिब्यूनल कंपोजिशन से संबंधित है। देखो जो वक्फ ट्रिब्यूनल्स हैं ना, वो स्पेशल कोर्ट्स हैं जो क्या करती हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज से संबंधित जो डिस्प्यूट्स होती है ना, उनको रिजोल्व करने के लिए इन स्पेशल वक्फ ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया जाता है। मतलब समझ गए, वक्फ प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लड़ाई झगड़ा है उसको सोल्व करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल्स होती हैं। इन ट्रिब्यूनल से संबंधित अभी देखो ओरिजिनल प्रोविजन ये है कि एक जो मेंबर होगा ना वो मुस्लिम लॉ में एक्सपर्ट होगा, ताकि जो जजमेंट्स दी जाएं ट्रिब्यूनल के द्वारा वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स की इज्जत करें। और वक्फ ट्रिब्यूनल्स के जो डिसीजन होते हैं ना वो फाइनल होते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं जितने भी पार्टीज केस में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर। बट वक्फ बिल 2024 जो नया बिल है ना, ये प्रपोज करता है कि ट्रिब्यूनल से ना मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट को रिमूव कर दिया जाए, और अभी जो
ट्रिब्यूनल के डिसीजन फाइनल होते हैं ना, ऐसा नहीं होने चाहिए। ट्रिब्यूनल के डिसीजन पे भी अपील फाइल की जा सके, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। तो ये बात कही गई है वक्फ बिल 2024 में। क्रिटिसिज्म इसका ये है, अगर देखो मुस्लिम लॉ में एक्सपर्ट पर्सन मेंबर नहीं होगा ट्रिब्यूनल का, तो ट्रिब्यूनल के पास में ना नॉलेज नहीं होगी रिलीजियस मैटर्स में डिसीजन लेने की। और ट्रिब्यूनल के बारे में ये प्रोविजन करना कि इनका जो वर्डिक्ट है वो फाइनल नहीं है, इनके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है, तो फिर देखो वक्फ प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट जो है वो लटकते रहेंगे, आगे भी केसेस दूसरी कोर्ट्स में चलती रहेंगी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो अगर कोई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है ना, इंक्रोचमेंट कर लेता है, तो ना स्टेट वक्फ बोर्ड के पास में पावर है ओरिजिनल प्रोविजन के हिसाब से कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पेनल्टी लगाई जाए। लेकिन न्यू प्रोविजन ये कर दिया गया है कि स्टेट वक्फ बोर्ड की उतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होगी एंक्रोचमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने में, और ज़्यादा पेनल्टीज भी ये नहीं लगा सकेंगे। क्रिटिसिज्म ये है कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उनकी पावर आपने कम कर दी एंक्रोचमेंट को रोकने में, तो इससे तो ना होगा ये वक्फ प्रॉपर्टीज पे अब ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा हो सकता है, ज़्यादा इंक्रोचमेंट होगा। नेक्स्ट है वक्फ री रजिस्ट्रेशन। देखो जब 95 का वक्फ एक्ट आया या फिर 2013 में अमेंडमेंट आया उस एक्ट का, तो ना ये बोला गया था कि पुरानी जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको फिर से री रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नए बिल के हिसाब से जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है ना, उनको एक पोर्टल पे अपने आप को री रजिस्टर करवाने की आवश्यकता है। क्रिटिसिज्म ये है कि कई पुरानी वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके कागजात है ही नहीं, कई तो 400 साल पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको री रजिस्टर करवाने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मनसाए वाकिफ। मनसाए वाकिफ एक कंसेप्ट होता है। देखो जिसने ना धर्म के नाम पे प्रॉपर्टी डोनेट की है ना, ओरिजिनल प्रोविजन ये था कि जिसने प्रॉपर्टी डोनेट की है उस विल के हिसाब से, उसके विल के हिसाब से प्रॉपर्टी को मैनेज और यूज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है रहीम, उसने अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे डोनेट कर दिया, वो हो गई वक्फ प्रॉपर्टी। बट रहीम के इंटेंशन जानना भी जरूरी है कि वो क्या चाहता है कि उस प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज किया जाए। वो बोलता है कि जो होमलेस लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनके लिए व्यवस्था कर दी जाए इस प्रॉपर्टी में। तो बोर्ड उनसे पूछता था, मैंडेटरी था डोनर्स जिन्होंने प्रॉपर्टी डोनेट की है उनकी इच्छा को फॉलो करना। नए प्रोविजन में ना इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। डोनर की विल को इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं है, रहीम की जो इच्छा है उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं है। क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है इस प्रोविजन का कि वक्फ प्रॉपर्टीज का देखो फाउंडेशन ही ये है कि जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा है उसकी इच्छा के हिसाब से प्रॉपर्टी का यूज कर लेना रिलीजियस मैटर्स के लिए। अगर डोनर की इच्छा पूरी नहीं होगी फिर तो देखो प्रॉपर्टीज को मिसयूज किया जा सकता है, मिसमैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन एक्ट एग्जम्पशन। देखो जो लिमिटेशन एक्ट है ना, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स पर लीगल एक्शन के लिए ना टाइम लिमिट लगाता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में ना इतने समय में जो डिस्प्यूट है वो सोल्व होनी चाहिए, इतने समय में एक्शन लेना जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 3 मंथ्स। लेकिन ना अभी जो एक्ट था ना उसमें ना वक्फ प्रॉपर्टीज को एग्जम्पशन दे दिया गया था कि जो वक्फ बोर्ड है वक्फ प्रॉपर्टीज पर एक्शन लेने में, मतलब वक्फ प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उनको कोई जरूरी नहीं इसे फॉलो करना कि एक निश्चित टाइम फ्रेम में आपको एक्शन लेना है, वो बाद में भी ले सकते हैं। मतलब ये लिमिटेशन एक्ट उन पे लागू नहीं होता था कि उनको इस टाइम फ्रेम में ही एक्शन लेना है। बट नए प्रोविजन के हिसाब से ये एग्जम्पशन खत्म कर दी गई है। अब वक्फ प्रॉपर्टी से संबंधित एक्शन बिना स्टेट वक्फ बोर्ड को एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर लेना होगा, फॉर एग्जांपल 3 महीने 2 महीने। तो क्रिटिसिज्म करने वालों का ये कहना है अब वक्फ प्रॉपर्टीज पे ना कई सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, जल्दी से डॉक्यूमेंट ढूंढने पड़ते हैं तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। अगर लिमिटेशन एक्ट की एग्जम्पशन खत्म हो गई तो फिर हो सकता है कि थोड़े समय में हमें कागजात ना मिले,
फिर तो वक्फ प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी वक्फ बोर्ड से, तो प्रॉपर्टीज का नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये एग्जम्पशन हमें वापस दी जाए और ये टाइम फ्रेम की कंडीशन हमारे ऊपर ना लगाई जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वक्फ बाय यूजर डी रिकॉग्नाइजेशन। अब देखो बहुत सारी ना प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड मैनेज करता है जिनके कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, बस वो कई जनरेशन से रिलीजियस पर्पजेज के लिए यूज की जाती रही हैं और आज भी यूज की जा रही हैं। तो ना ओरिजिनल प्रोविजन ये था, ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज, जो जिनके पास फॉर्मल डीड्स नहीं है, जिनकी मतलब प्रॉपर कागजात नहीं है, लेकिन फिर भी वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कई सारी जनरेशन से उन्हें यूज किया जाता आ रहा है रिलीजियस पर्पजेज के लिए। बट नया प्रोविजन कहता है ऐसी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए और सभी वक्फ प्रॉपर्टीज के पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। क्रिटिसिज्म यह है कि ऐसी प्रॉपर्टीज को डी रिकॉग्नाइज करने से ना काफ़ी लॉस होगा कम्युनिटी सर्विसेज का, रिलीजियस एक्टिविटीज़ का, और एक अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल लगाई जा रही हैं। कागजात वगैरह कई बार बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज़ के मिलते नहीं हैं। लास्ट पॉइंट तो वैसे ही है खामखा का कि अभी एग्जिस्टिंग एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, मेंबर सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वैकेंट पड़ी है, ये बिल से संबंधित पॉइंट नहीं है। तो ये 9 पॉइंट्स हैं जो आर्टिकल में दिए हुए हैं। हमने थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से डिस्कस कर लिया, अदरवाइज इसमें थोड़ा अजीब ढंग से दिए गए हैं आर्टिकल में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री उन चुनिंदा लीडर्स की लिस्ट में आते हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि ये लीडर्स अगर कुछ और समय जीते तो भारत की तस्वीर शायद आज कुछ और ही होती। जैसे देखो सरदार पटेल, समय जुलाई का दूसरा हफ्ता साल 1964। शास्त्री जी लंदन की यात्रा पर जा रहे थे इंग्लैंड में। उनका प्लेन रुकता है लाहौर में रीफ्यूलिंग के लिए। वहां पर उनका स्वागत किया गया पड़ोसी देश के रूलर आयूब खान के द्वारा। अब देखो शास्त्री जी की ना फिजिक इतनी स्ट्रोंग नहीं थी, हाइट कम थी और पतले थे, जबकि आयूब खान मिलिट्री बैकग्राउंड के थे, पठान बिल्कुल कदकाठी में काफी स्ट्रोंग, हाइट भी काफी ज्यादा। तो शास्त्री जी का जब स्वागत उन्होंने किया ना, बाद में उन्होंने अपने एड को कहा, असिस्टेंट को कहा, क्या इनको भारत ने चुना है नेहरू के सक्सेसर के तौर पे? लेकिन देखो बाद में शास्त्री जी ने कुछ ऐसा किया, लोगों को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का कदकाठी से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में उस समय यह सिचुएशन थी, 1962 वार इंडिया चाइना से हार चुका था, नेहरू की डेथ हो गई थी 1964 में, और उस समय ना तमिलनाडु में भी जैसे हिंदी के खिलाफ विरोध चल रहा था, थोड़ा सा कैओस था भारत में। एक प्रकार से भारत कमजोर था, ऐसा कम से कम पाकिस्तान को लगा। तो पाकिस्तान को लगा जिस प्रकार से चाइना ने इंडिया को हरा दिया, हम भी जल्दी से इंडिया को हरा देंगे। तो 1965 में ना पाकिस्तान ने ना अपने इन्फिल्ट्रेटर्स घुसपैठिए भेज दिए जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर में, क्योंकि ना पाकिस्तान को यह लगता था कि अखनूर पे कब्जा हो गया तो पूंछ और राजौरी को पूरे भारत से अलग कर दिया जाएगा, यह हिस्सा हमारे पास में आ जाएगा। शुरू में पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे और बाद में रेगुलर आर्मी भी भेज दी। तो उस समय ना जो आर्मी चीफ थे वो मिले शास्त्री जी से, और शास्त्री जी को कहा उन्होंने साफ तौर पे, जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान स्ट्रेटेजी के साथ आया है, यहां पे अपराइजिंग पाकिस्तान क्रिएट करना चाहता है कश्मीर में। हमें ऐसी सिचुएशन में ना, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में मिलिट्री पर प्रेशर काफी ज्यादा आ रहा है, तो हमें पंजाब में एक सेकंड फ्रंट खोल देना चाहिए। जब शास्त्री जी ने यह सुना ना, सेकंड फ्रंट की बात उन्होंने सुनी, तो वो पीछे मुड़े। 1 मिनट के लिए उन्होंने सोचा, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर उन्होंने कहा खोल दो सेकंड फ्रंट। आर्मी जनरल ने फिर से रिपीट किया, आर्मी चीफ ने, कि सर सेकंड फ्रंट का खोलने का मतलब है फुल फ्लेज वार पाकिस्तान के साथ में। शास्त्री जी ने कहा कि हां मैं समझता हूं कि वार फुल फ्लेज अब होगा पाकिस्तान के साथ, लेकिन जरूरी है तो आप ओपन कर दीजिए सेकंड फ्रंट। मतलब देखो डिसाइसिव लीडरशिप शो की शास्त्री जी ने उस समय, जबकि कंपैरिजन में ना 1962 में नेहरू ने मना कर दिया था कि एयरफोर्स का ना इस्तेमाल किया जाए। इवन लोकसभा में बोलते हुए शास्त्री जी ने यह कहा था, पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम रण ऑफ कच्छ में सीज फायर की गारंटी नहीं दे सकते हैं, वार मतलब वार। भारत
कि इंटीग्रिटी को आपने खतरे में डाला है और इसका भारत जवाब देगा, इमीडिएट जवाब देगा। तो देखो, इसके बाद तुरंत भारत की आर्मी लाहौर तक पहुंच गई एलओसी को क्रॉस करके, और पाकिस्तान को यह लगा कि यार हमारी इतनी बड़ी सिटी लाहौर, सियालकोट, ये सब जाने वाले हैं। उन्होंने तुरंत अपनी सेना कश्मीर से भेजी लाहौर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो बात हुई डिसाइसिव लीडरशिप की। अब बात करते हैं उनकी कुछ और ऐसी बातें जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। वो देखो, कास्ट के खिलाफ थे। उनका सरनेम था वर्मा, लाल बहादुर वर्मा, बट उन्होंने अपना सरनेम छोड़ दिया। शास्त्री जो था वो उनका सरनेम नहीं था। वो शुरुआत से ही कास्ट के अगेंस्ट थे। उन्होंने शास्त्रों की नॉलेज हासिल की थी काशी विद्यापीठ में, और वहीं से उनको ये उपाधि मिली शास्त्री। अदरवाइज उनका जो ये सरनेम था ना वर्मा, वो तो उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि वो कास्ट के अगेंस्ट थे। इसके अलावा देखो, वो बहुत सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। सिर्फ 2 कुर्ता और धोती उनके पास में थी। और बात करें देखो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, जो आज के सिविल सर्वेंट्स और आज के पॉलिटिकल लीडर्स में बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। देखो, उन्होंने ना आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। उसके बाद आज़ादी के बाद वो ना रेलवे मिनिस्टर बने। 1952 में वो यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट बने। 4 साल बाद 1956 में ना आज के तेलंगाना के महबूब नगर में ना एक रेल एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 112 लोगों की जान चली गई। उन्होंने ना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया नेहरू को। नेहरू ने इनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन देखो, उसके कुछ ही दिनों बाद नवंबर 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में एक बार फिर से रेल हादसा हो गया, और इस रेल हादसे में 144 पैसेंजर्स की डेथ हो गई। शास्त्री जी ने एक बार फिर से इस्तीफा दे दिया, और इस बार नेहरू को शास्त्री जी का इस्तीफा एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन देखो, उन्होंने ना एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया भारत की पॉलिटिक्स में, अगर वो फॉलो हुआ होता तो देखो लीडर्स शायद अच्छा काम करते। बट आज के समय में ना लीडर्स बिल्कुल बेशरम हैं, कितनी भी कुछ हो जाए इस्तीफा नहीं देते बिल्कुल भी। लेकिन शास्त्री जी ने बिना मांगे इतनी बड़ी पोस्ट से खुद ही इस्तीफा दे दिया था। तो उन्होंने भारत के लोगों के दिलों में एक जगह बना ली थी कि वो किसी पद के लोभ में राजनीति नहीं करते हैं। इसके बाद वो इस्तीफा देने के बावजूद वो नेहरू के और ज्यादा क्लोज में आ गए। नेहरू को भी लगा कि यार ये बढ़िया लीडर हैं। नेहरू ने एक बार कहा था कि नो मैन कैन विश फॉर ए बेटर कामरेड एंड बेटर कोलीग इन एनी अंडरटेकिंग। शास्त्री जी के बारे में कहा था कि ये मैन ऑफ हाईएस्ट इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, डिवोटेड टू आइडियल्स, मैन ऑफ कंसाइंस एंड मैन ऑफ हार्डवर्क हैं। बाद में नेहरू ने इनको फिर से अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया और होम मिनिस्टर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया। उस समय देखो तमिलनाडु में जो एंटी हिंदी विवाद चल रहा था ना, तो इन्होंने कन्विंस कराने की कोशिश की कि इंग्लिश भी कंटिन्यू रहेगी और ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ। इसके बाद देखो प्रधानमंत्री बनते हैं वो नेहरू के सक्सेसर के तौर पे। यूं कहा जाता है कि शास्त्री जो थे ना वो कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट थे। कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट मतलब मोरारजी देसाई और कृष्णा मेनन का नाम चल रहा था पीएम के लिए, लेकिन इन दोनों के नाम पे ना सहमति नहीं बनी। कई बार ऐसा होता है ना कि यार तुम्हें नहीं बनने देंगे, तुम्हें भी नहीं बनने देंगे, चलो एक काम करते हैं इनको बना देते हैं। तो ये जो बात होती है ना कि इनको बना देते हैं मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो वाले कैंडिडेट थे शास्त्री जी जो सबको पसंद थे कॉम्प्रोमाइज के तौर पे। उनकी लीडरशिप में ना एक जबरदस्त क्वालिटी ये थी कि वो पेशेंटली सुनते। कोई भी इशू होता है ना वो पहले ध्यान से सुनते और ध्यान से सुनने के बाद में ना डिसाइसिव एक्शन लेते कि हाँ अब हमें ये करना ही है। आमतौर पे कुछ लीडर्स क्या होते हैं कि इधर उधर का कंफ्यूज रहते हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाते टाइम पे। एक क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था 2013 के मेंस में, जय जवान जय किसान, अभी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। हुआ क्या था देखो, चाइना से इंडिया युद्ध हार चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे देश का एक तो कद वर्ल्ड में काफी कम हो गया था, फिर 1964 में नेहरू की भी डेथ हो गई थी जैसा मैंने आपको बताया। तो उस समय ना इंडिया के पास ना फूड ग्रेन की काफी कमी हो गई थी। एक किस्सा अक्सर आप सुनते हो, यूएसए के PL480 प्रोग्राम से हम यूएसए से फूड ग्रेन ले रहे थे और यूएसए हमें तरसा रहा था अनाज के लिए
कि वियतनाम मुद्दे पर आप हमारा साथ दो, तब हम आपको फूड ग्रेन के शिप भेजेंगे। और इतनी ज़्यादा जरूरत थी उस समय इंडिया को फूड ग्रेन की कि यूएसए से फूड ग्रेन का शिप मुंबई के पोर्ट पे आता ना, तो फ्रंट पेज पे खबर आती थी कि हाँ, एक शिप आया है फूड ग्रेन का। तो ऐसी सिचुएशन में अपने एक रेडियो एड्रेस में शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि आप ज़्यादा प्रोड्यूस कीजिए। ट्रेडर्स यानी व्यापारियों को बोला कि आप फूड ग्रेन्स को मार्केट में सप्लाई कीजिए फेयर प्राइसेस पे, जानबूझ के आप दाम मत बढ़ाइए बहुत ज़्यादा। कंज्यूमर्स को बोला कि आप थोड़ा कंजम्पशन पे कंस्ट्रेंट रखिए। उन्होंने जनता को यह तक कह दिया था कि आप दिन में एक टाइम की जो मील है वो स्किप कर दीजिए। देखो आज ना हम इन चीज़ों पे हंसते हैं, मतलब पाकिस्तान में मुझे याद है पाकिस्तान के किसी लीडर ने ना ये बोला था कि चाय का हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, आप चाय पीना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। तो ना बहुत से लोगों ने उनका काफ़ी मजाक उड़ाया था। लेकिन इंडिया भी ऐसी सिचुएशन फेस कर चुका था 1960s में। उस समय ना उनके एक कोलीग थे सुब्रमण्यम नाम से, वो स्टील मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे एज अ ब्यूरोक्रेट। उनको बुलाया गया कि आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आइए। उनको बोला गया कि आप रिसर्च पे ध्यान दीजिए, हमें हाई यील्ड वाले सीड्स चाहिए जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो सुब्रमण्यम ने इस पे काम किया। सुब्रमण्यम जी को आप स्वामीनाथन जी के साथ में कंफ्यूज मत करिएगा, जिनकी हाल ही में डेथ हुई। स्वामीनाथन, जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, वो अलग हैं। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, डेथ जो है ना शास्त्री जी की जल्दी हो गई थी। उज्बेकिस्तान में वो गए थे समझौते के लिए। आज का जो उज्बेकिस्तान है ना, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। वहाँ ताशकंद सिटी में वो समझौते के लिए गए थे। वहाँ पे उनकी ना डेथ हो गई, और डेथ भी काफ़ी मिस्टीरियस थी। लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस रेज किए, जैसे यूएसएसआर ने उनको मजबूर कर दिया एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए, इस वजह से हार्ट अटैक आ गया। लेकिन अब ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं था, उनकी एक अचीवमेंट थी वो उस समझौते को साइन करना, और अनफॉर्चुनेटली उनको कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। लेकिन देखो इतना जरूर है, उनकी डेथ ना जल्दी हो गई। अदरवाइज उन्होंने ना एग्रीकल्चर में काफी बढ़िया काम किया था, जिसका श्रेय बाद में इंदिरा गांधी को गया। अदरवाइज एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने की शुरुआत शास्त्री जी ने कर दी थी, जिसकी वजह से बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब एक और चीज आपको बताता हूं, शास्त्री जी ना मार्केट के पक्षधर थे। मतलब जो एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे देश में काफी लेट आए ना, बाद में 1990-91 में, शास्त्री जी अगर जिंदा होते तो शायद वो रिफॉर्म्स हमारे देश में जल्दी आ जाते। चाइना में वो रिफॉर्म्स 1978 में आ गए थे, क्योंकि बाद में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी ना, इंदिरा गांधी ने मार्केट पे फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्टेट को और ज्यादा कंट्रोल कर लिया। इवन बैंकों का भी नेशनलाइजेशन हो गया, जो एलपीजी रिफॉर्म के ठीक उलट है। तो इस वजह से इंडिया पिछड़ गया। वैसे तो देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ये एक मेजर रीजन रहा इंडिया से चाइना के आगे निकलने का, कि चाइना में एलपीजी रिफॉर्म्स जल्दी आ गए थे और इंडिया में काफी लेट आए। कुल मिला के देखो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत से एग्जाम्पल्स शास्त्री जी की लाइफ से यूज किए जा सकते हैं एथिक्स में। अब डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है शास्त्री जी से संबंधित, तो आप यूपीएससी में एड्रेस कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में देखो एक स्टैटिक का टॉपिक जो हम रिवाइज करते हैं। आज एथिक्स का एक टॉपिक है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? देखो हम दूसरों से कैसे प्रभावित होते हैं, कोई हमें क्यों इन्फ्लुएंस कर पाता है, और हम कैसे रिएक्ट करते हैं सोशल इन्फ्लुएंस में आकर, ये सारी चीजें सोशल इन्फ्लुएंस में आती हैं। सोशल इन्फ्लुएंस का सिंपल मतलब है लोगों का असर, मतलब हमारी सोच पे, हमारे काम पे, हमारी फीलिंग्स पर दूसरों का असर पड़ता है। और ये असर देखो अच्छा भी होता है और कई बार ये असर बुरा भी होता है। अच्छा असर जैसे सोशल इन्फ्लुएंस में आके आप किसी की मदद कर देते हो, सोशल इन्फ्लुएंस में आके आप वॉलंटियर बन जाते हो, समझ गए ये सारी चीजें। बुरा असर, सोशल इन्फ्लुएंस में आके कई बार आप बुली बन जाते हो, दूसरों को बिना किसी रीजन के सताने लगते हो अपने आप को कूल दिखाने के लिए। कुछ लोग सोशल इन्फ्लुएंस में आके नशा करने लग जाते हैं अपने आप को कूल दिखाने के लिए। अब देखो इसके बाद हम ये समझते हैं लोग कैसे रिएक्ट करते हैं सोशल इन्फ्लुएंस से। सबसे पहले है कंप्लायंस। यहां पर देखो सबसे पहले है कंप्लायंस। कंप्लायंस में क्या होता है? सीधा मतलब है बाहर से हाँ अंदर से ना। आपके दोस्त ने ना एक रेसिस्ट जोक मारा या फिर सेक्सिस्ट जोक मारा, आपको ना अच्छा नहीं लगा, अंदर से फीलिंग बेकार आई, बट आप चुप रहते हो, कुछ नहीं बोलते, चुप हो गए। अंदर से आपको लग रहा था कि गलत है।
दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब आप कॉपी करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली का शैम्पू यूज करना, क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है इसलिए वो जो शैम्पू यूज कर रहा है वो मैं भी करूंगा। ऐसी चीजें होती हैं। हम अपने जो लोग हमको पसंद होते हैं ना, हम उनसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन मतलब सोच मिलना और फिर वैसे ही बिहेव करना। फॉर एग्जाम्पल, दोनों दोस्त सेम पॉलिटिकल व्यूज रखते हैं, समझ गए। इसके बाद देखो सोशल इन्फ्लुएंस के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, मतलब ग्रुप में फिट होने के लिए लोग उनकी बात मान लेते हैं। क्यों? ताकि लोग हमें पसंद करें, हमें भी एक्सेप्ट करें, इसलिए हम उनकी बात मान लें। कॉलेज में देखो नए स्टाइल के कपड़े पहनना ताकि वो कूल लगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है क्राउड को फॉलो करना, क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं। कब होता है? कंफ्यूजन में, जब समझ में ना आए कि क्या करना है तो क्राउड को फॉलो करो। इमरजेंसी में, जब सोचने का टाइम ही ना हो। जैसे एग्जाम्पल में, मेट्रो स्टेशन पे भीड़ देखकर लाइन में लग जाना। हाँ, सब लाइन में लगे हुए हैं तो हम भी लाइन में लग जाते हैं। फिर इसके बाद आता है सोशल इन्फ्लुएंस के ना प्रिंसिपल्स क्या हैं। सोशल इन्फ्लुएंस का देखो सबसे पहला प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब है जो मिले उसे लौटाना। फॉर एग्जाम्पल, दोस्त ने बर्थडे विश किया तो आप भी करोगे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, मतलब अपनी बात पर टिकना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा मैं एक्सरसाइज करूंगा तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपनी बात पे टिके रहना जरूरी है, अदरवाइज बेइज्जती हो जाएगी। नेक्स्ट है सोशल प्रूफ, मतलब दूसरों को देखकर डिसाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट में भीड़ देखकर हम वहां पे खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। हमें लगता है कि यार रेस्टोरेंट पे भीड़ है तो शायद खाना अच्छा ही होगा। ये सोशल प्रूफ है, लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है। नेक्स्ट है लाइकिंग, मतलब पसंद के लोगों की बात मानना। फॉर एग्जाम्पल, फेवरेट एक्टर ने कोई प्रोडक्ट यूज किया तो आप भी करोगे, क्योंकि वो मेरा फेवरेट पर्सन है, उसकी बात मैं मानूंगा। नेक्स्ट है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब जो कम मिले उसकी डिमांड बढ़ जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं अपना कोर्स बेचने के लिए? सीट्स आर लिमिटेड। अरे सीट सूट कोई लिमिटेड नहीं होती यार, वो सिर्फ एक डर पैदा करने के लिए करते हैं। जिस चीज की कमी होती है ना, उस चीज की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो जब वो बोलते हैं सीट्स आर लिमिटेड, आपको लगता है कि अच्छा लिमिटेड सीट्स हैं तो आपकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। समझ गए? बस आपको देखो ये याद रखना है, हर इन्फ्लुएंस को ना ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, अपनी अकल लगाइए, सोचिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया सोशल इन्फ्लुएंस। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आज आपको अटेम्प्ट करना है सोशल इन्फ्लुएंस से संबंधित 250 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो देखो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।